गाइस, दिस इज़ आर्यन लखेड़ा। वेलकम टू माय चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम करने वाले हैं सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज 1929 एंड 1933। तो हम ये देखने वाले हैं कि बोल्शेविक ने अच्छे काम क्या क्या किए थे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज 1929 एंड 1933। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया था उनकी वजह से 1929 और 1933 के बीच में। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम अप। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ आने लगी। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। जो स्कूलिंग सिस्टम था वो डेवलप हो रहा था। क्रैचेस एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन। अब जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनके चिल्ड्रन के लिए क्रैचेस बन रहे थे ताकि वो भी वहाँ रह सकें। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। अब जो चीप पब्लिक हेल्थ थी वो भी प्रोवाइड की जा रही थी, यानी कि सस्ते में लोग अब दवाइयाँ वगैरह ख़रीद सकते थे। पुअर वर्किंग कंडीशन। अब जैसे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था तो वर्कर्स के लिए उतनी पुअर वर्किंग कंडीशन हो रही थी। अब उसके बारे में देखते हैं। रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। अब मैंने बताया जैसे कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन तो होगा ही। तो रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस, यानी कि जो रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इतनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो पुअर वर्किंग कंडीशन आ रही थी वर्कर्स के लिए। इन द सिटी ऑफ मैंगोस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 ईयर्स। जो मैंगोस में क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट की जो कंस्ट्रक्शन थी वो केवल और केवल 3 साल में हो गई, जबकि वो स्टील प्लांट बहुत बड़ा था। तो मतलब एक एग्जांपल देता हूँ तो क्या होता था, लोग कंस्ट्रक्शन पर जाते थे, 4 माले की बिल्डिंग अगर वो बना देते थे तो 4 माले पर लोग क्या सोचते थे, अगर लोगों को वॉशरूम आती थी 4 माले पर तो उनको वॉशरूम करने के लिए 4 माला उतरना पड़ता था, वो भी इतनी ठंड में, फिर रोड क्रॉस करनी पड़ती थी तब जाके वॉशरूम आता था। तो जो वर्कर्स थे वो ये सोचते थे कि क्या जाना, तो वो वहीं पर ही रुक जाते थे, यानी कि उनकी जो वर्किंग आवर्स थी वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहे थे। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि रैपिड कंस्ट्रक्शन से जो पुअर वर्किंग कंडीशंस हो रही थी। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म। अब जो थे हमारे लेनिन जी का देहांत हो गया, लेनिन जी की डेथ हो गई। अब उनके बाद जो थे हमारे स्टालिन ने बोल्शेविक को संभाला, स्टालिन की गवर्नमेंट बनी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, कलेक्टिविज्म ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो स्टालिन थे उन्होंने कलेक्टिविज्म कर दिया एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि उन्होंने कहा कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो किसान अपनी खेती करते हैं मैं उनको एक साथ ला रहा हूँ, और जो सारे के सारे किसान हैं हमारे एम्पायर के वो उस जगह पर खेती करेंगे, मतलब एक साथ खेती करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी क्रॉप आएगी वो ज़्यादा आएगी, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। By 1927-1928, the towns in Soviet Russia faced an acute problem of grain supplies. 1927 और 1928 में सोवियत रशिया में जो टाउन्स थे उन्होंने ग्रेन सप्लाईज की प्रॉब्लम पाई। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जो ग्रेन थी उसके लिए जो प्राइसेस थे उसको फिक्स कर दिया। द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइसेस। अब जो पेजेंट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम इतने से पैसों में गवर्नमेंट को अपने ग्रेन्स नहीं बेच सकते, उनके लिए वो पैसे कम पड़ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इतने पैसों में गवर्नमेंट को अपने जो ग्रेन है वो बेचेंगे ही नहीं। स्टालिन के बारे में पढ़ते हैं। हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोल्शेविक पार्टी को स्टालिन हेड कर रहे थे अभी, मतलब लेनिन के डेथ के बाद स्टालिन ने बोल्शेविक पार्टी को हेड किया। इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म एमरजेंसी मेजर्स। अब जैसे लोग कह रहे थे, मतलब पेजेंट्स कह रहे थे कि नहीं, हम आपको इतने पैसों में अपना ग्रेन नहीं बेचेंगे, तो उन्होंने स्टालिन ने क्या करा कि अच्छा तो तुम मुझे ग्रेन इतने पैसों में नहीं बेचोगे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको ज़बरदस्ती इम्प्लाई कर दिया कि हर किसी पेजेंट को अपना ग्रेन इसी फिक्स प्राइस पर बेचना पड़ेगा, वरना उसकी पिटाई होगी पुलिस के द्वारा। बिलीव्ड। अब वो क्या बिलीव करते थे स्टालिन, रिच पेजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस।
स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड। अब जो ये क्या, इनको क्या लगता था कि जो कुलक्स हैं यानी रिच पेजेंट्स, अब कुलक्स क्या होता है, कुलक्स वो होते हैं जो कि रशिया के रिच पेजेंट्स थे, उनको कुलक्स कहा जाता था। तो इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। रिच पेजेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बता रहा हूँ कि जो हमारे स्टालिन थे वो ये सोचते थे कि जो कुलक्स हैं, कुलक्स के पास इतना ज़्यादा ग्रेन है, पर वो क्या क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं जब तक गवर्नमेंट हायर प्राइसेस यानी प्राइसेस को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी, यानी हमको हायर प्राइसेस नहीं देगी, तब तक हम ग्रेन को गवर्नमेंट को नहीं बेचेंगे। और इसी बात के चलते स्टालिन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जाओ कुलक्स के घर में जाओ और रेड कर लो उनको, यानी कि उनका जो ग्रेन है वो वहाँ से उठा लो, और गवर्नमेंट की बात नहीं मानते हैं उनके साथ मारपीट भी कर देना, उनकी पिटाई लगा देना। अडॉप्टेड मेजर्स, अब उन्होंने क्या अडॉप्ट करे मेजर्स, पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया सुपरवाइज्ड एंड एनफोर्ड कलेक्शंस। अब जो उनके पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया का टूर किया, यानी गए वो वहाँ पर, सुपरवाइज़ किया उन्होंने और कलेक्शंस को इन्फोर्स किया वहाँ पर। रेडेड कुलक्स एंड सजेस्टेड कलेक्टिवाइज फार्म्स, जैसे मैंने बताया कि कुलक्स को उन्होंने, स्टालिन ने कहा था कि कुलक्स को रेड मचा दो उनके घर पर, यानी कि उनका सारा ग्रेन ले आओ, उनकी पिटाई भी लगा देना। तो इसका मतलब यही है कि रेडेड कुलक्स, उन कुलक्स को रेड कर लिया और उनको कहा कि कलेक्टिवाइज फार्म्स, उनको सजेस्ट किया गया कि कलेक्टिवाइजेशन करो। आर्ग्यूड ग्रेन शॉर्टेजेस वर प्लेंटी ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। एलिमिनेशन ऑफ कुलक्स नेसेसरी इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स। अब ये क्या चाहते थे स्टालिन की कुलक्स को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि कोई भी ऐसा रिच पेजेंट नहीं होना चाहिए जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन हो। ग्रेन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, मतलब पेजेंट्स को ग्रेन गवर्नमेंट को फिक्स प्राइस पे बेचनी ही पड़ेगी, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अब खोल खोज क्या होता था, खोल खोज होता था कलेक्टिव फार्म्स, मतलब ऐसा जो मैंने आपको बताया था, ऐसा फील्ड जहाँ पर जो फार्मर्स है वो मिलकर खेती करेंगे, तो उसको बोलते थे खोज। स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कलेक्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, कोल खोज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा था चाहे पीजेंट्स चाहें या ना चाहें उनको मेरी कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को मानना ही पड़ेगा। तो इसमें यही लिखा है कि सारे पेजेंट्स को ये फोर्स करता था कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की वो कलेक्टिवाइजेशन करें, यानी कि कोल खोज पर सारे फार्मर्स मिलकर क्रॉप्स उगाएं। कोल खोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड, कोल खोज का जो प्रॉफिट था वो शेयर्ड होता था। एनरेज पेजेंट्स रजिस्टर्ड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक। अब इससे पेजेंट्स इतने निराश थे, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम से इतने निराश थे, इतना मतलब निराशा की वजह से इतना गुस्सा भी हो गए कि उन्होंने कहा अच्छा तो तुम हमसे ज़बरदस्ती करोगे, हम अपना लाइफ स्टॉक ही बर्बाद कर देंगे। उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक बर्बाद कर दिया, यानी कि वो अपने गाय भैंसें बकरियां वगैरह को मारने लग गए। 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने गाय भैंसों को बकरियों को मारने लग गए थे, मतलब अपनी लाइफ स्टॉक को किल कर रहे थे। तो 1929 और 1931 में कुछ ऐसा हुआ कि कैटल को मारने की वजह से उनकी जो नंबर्स थे वो रशिया में 1/3 से गिर गए, यानी 1/3 कैटल मारे गए। Those who resisted collectivism were severely punished, many were deported and exiled। अब जो लोग कलेक्टिविज्म को नहीं मानते थे उनको पनिश किया जाता था और कुछों को तो जेल में डाल दिया जाता था और जो कुछ थे उनको देश निकाला भी दे दिया जाता था। Peasants argued they merely did not want to work in collective farms। पेजेंट ने ये कहा कि हम कलेक्टिव फार्म्स पर क्रॉप्स नहीं उगाना चाहते। Stalin's government allowed some independent cultivation. In spite of collectivization, production did not increase immediately। अब कलेक्टिवाइजेशन की वजह से जब फार्मर्स चाहते ही नहीं थे तो प्रोडक्शन था वो जल्दी से इंक्रीज हो ही नहीं पाया। 1933 bad harvest led to one of most devastating famines in Soviet history when over 4 million people died। अब क्या हुआ कि 1930 से 1933 में इतनी ख़राब हार्वेस्ट हुई, यानी बैड हार्वेस्ट हुई, क्रॉप नहीं उग पाई, तो
फेमाइन आ गई, यानी फूड की कमी हो गई, और इसी फेमाइन की वजह से 40 लाख लोग मर गए। क्रिटिसाइजिंग स्टालिन्स ओन गवर्नमेंट क्रिटिसाइज द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब जो स्टालिन की खुद की गवर्नमेंट ये कहती थी कि कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम बेकार है, गलत है। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दिस क्रिटिक्स विद कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। अब जो स्टालिन की तरफ जो लोग थे वो इन क्रिटिक्स को अच्छी पनिशमेंट दिया करते थे। Accusations were made by 1939 over 2 million were in prisons और लेबर कैंप्स। अब क्या हुआ कि जो क्रिटिसाइज़ करते थे स्टालिन को, तो उनमें भी स्टालिन ने 2 मिलियन यानी 2 लाख पीपल मरवा दिए जो स्टालिन को क्रिटिसाइज़ करते थे। A large number were forced to make false confessions under torture and were executed। अब जो लोग थे, लोगों से रॉन्ग कन्फेशंस उनको टॉर्चर करके बनाया जाता था और उनके ही रॉन्ग कन्फेशन की वजह से उनको मार दिया जाता था। यानी ये दर्शाया जाता था कि इन्होंने रॉन्ग कन्फेशन बनाया है, हालांकि उनको टॉर्चर किया जाता था रॉन्ग कन्फेशन करने के लिए, और फिर इस रॉन्ग कन्फेशन की वजह से उनको मार दिया जाता था। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज व फॉर्म लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब बहुत सारी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टीज़ बनने लगी, लोगों को सोशलिज्म अच्छा लगने लगा, लोग वर्कर्स के लिए भी पार्टी बनाया करते थे। तो ग्रेट ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ बन रही थी और कंट्रीज़ में भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ बन रही थी। स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म बाय बोल्शेविक। अब जो बोल्शेविक थे हमारे, बोल्शेविक सोशलिज्म को स्प्रेड करते थे, यानी बहुत स्प्रेड करने की कोशिश करते थे बोल्शेविक सोशलिज्म को। एनकरेज कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। अब जो पीपल्स को एनकरेज करते थे कि तुम तो सोशलिज्म अपनाओ, तुम सोशलिज्म की तरफ बढ़ो। नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द USSR पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस इन द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920। अब जो नॉन रशियन थे और USSR के बाहर से थे, यानी USSR में भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनके बोल्शेविक ने कॉन्फ्रेंस रखी, इसका नाम था पीपल्स ऑफ द ईस्ट। उसमें हर कंट्री का लोग, कोई भी कंट्री का लोग आ सकता था, कोई भी कंट्री के लोग आ सकते थे, और ये बनी थी 1920। द बोल्शेविक फाउंडेड द कमिंटर्न एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशल पार्टीज। तो इसको भी बोल्शेविक ने फाउंड किया था, को एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी को। वर्ल्ड्स व्यू ऑन USSR। अब वर्ल्ड का क्या व्यू था USSR पर, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्लीज़ मैं आज दोबारा बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसकी डेफिनेशन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन। अब जो वर्ल्ड में ऐसा लगता था कि सोवियत यूनियन में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। लोग ये मानते थे कि रशिया एक बैकवर्ड कंट्री है जिस पर कुछ ज़्यादा ही पावर आ चुकी है। It had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its development projects through repressive policies। अब उनका क्या मानना था, वर्ल्ड का क्या मानना था USSR के लिए? उनका ये मानना था कि जो रशिया है, रशिया कहता तो है कि हम सोशलिज्म करते हैं, पर वो अपने लोगों से ही उनकी फ्रीडम छीनता जा रहा है और अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाता जा रहा है रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के द्वारा। By the end of the 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined। अब जो 20th century में क्या हुआ, जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की, वो डिक्लाइन हो गई। But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways। पर अब हर कंट्री में जो सोशलिज्म का जो आइडिया था, जो रशिया से हमको मिला, उसको लोग दोबारा सोचते हैं, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और इससे इंडिया जैसे देशों ने भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त करी। इंडिया ने तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन दोनों से ही प्रेरणा प्राप्त करी थी। तो ये मेरी आज लास्ट वीडियो थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।